Good evening everyone, welcome to the PICS. Today I am going to make an employee record for you all. So let's begin. ये मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड एक्सेल मैंने ओपन किया, विंडो आर करके हम एक्सेल टाइप करते हैं, एंटर की प्रेस किए, एक्सेल हमारे सामने क्या हुआ, ओपन होकर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैंने हेडिंग डाला एज, जैसे कि मैंने हर वीडियो में एक्सेल ओपन करने से पहले ये स्टार्ट किया है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किए, फिर अल्ट एच बी ए करेंगे, जिससे क्या हुआ है, एक्सेल की सीट की जो भी बॉर्डर्स हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। नेक्स्ट काम हम क्या किए, मुझे हेडिंग लिखना था, मैंने सेलेक्ट किया कुछ सेल, फिर अल्ट एच एम सी किया, जिससे क्या हो गए हैं, जितने भी सेल मैंने सेलेक्ट किए थे रो और कॉलम मिक्स करके वो मर्ज हो गए हैं। तो मैं अपना ईजिली उस पर हेडिंग डाली हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और उसको उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हूँ। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। एम्प्लॉय रिकॉर्ड में सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो होता है नेम का। यहाँ पे हम नेम लिखें, टैब किए। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे पोस्ट हम लिखेंगे। अगले में हम लिखते हैं बेसिक सैलरी। ओके, बेसिक सैलरी। अगला फिर हम क्या लिखते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लिखेंगे एच आर ए। एच आर ए के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि एच आर ए होता क्या है। एच आर ए हुआ। नेक्स्ट में हम लिखते हैं डी ए। डी ए मैं लिखती हूँ 30%। अगला होता है सी सी ए 25%। और नेक्स्ट हमारा आता क्या है, पी एफ 5%। नेक्स्ट क्या है, टोटल अलाउंस। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइन। नेक्स्ट कॉलम हमारा किसका बनता है, एक्सपीरियंस। अगला हमारा क्या बनेगा, ग्रेड। फिर बनेगा बोनस। नेक्स्ट ग्रॉस सैलरी। और लास्ट वन हम बनाते हैं यहाँ पे नेट सैलरी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, नेम। हम यहाँ पे नेम लिखते हैं। मान लीजिए हमारे कोई एक कंपनी है, उसमें कोई एक एम्प्लॉय का हम यहाँ पे नेम लिखते हैं, तो नेम में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ निकिता। निकिता हम नेम में लिखें। नेक्स्ट नेम मैं यहाँ पे लिखती हूँ अंकिता। यहाँ पे नेक्स्ट लिखती हूँ राशि। ओके, और एक और नेम मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, लाइक कोई भी हम नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, अमीशा। और एक नेम और ले रही हूँ मैं, सोनाली। ओके, अब इनकी हम पोस्ट लिखेंगे कि ऐसे ये किस पोस्ट पे हैं। तो पोस्ट इनका मैं अलग अलग लिखती हूँ, टीचर, डॉक्टर। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ IAS। ठीक है, ठीक है। इनकी बेसिक सैलरी लिखते हैं कि इनको सैलरी कितनी मिलती है। ओके, सैलरी में मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एज अ टीचर, ये गवर्नमेंट टीचर है तो 50,000 इनका लिख दिए। डॉक्टर हैं तो इनका 60,000 लिखते हैं। और IAS 45,000, PCS 40,000, मर्चेंट नेवी। मैं एज एक रैंडम सैलरी लिख रही हूँ, आई डोंट नो ये सैलरी उनकी बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, ये बस एक डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, नेम हो गया, पोस्ट हो गया, और उनकी बेसिक सैलरी। इट मीन्स उन्हें कितनी सैलरी मिल रही है। अब हम HRA होता है, DA होता है, CCA, PF। सबसे पहले ये रिकॉर्ड्स बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि HRA, DA, CCA इसको हम निकालेंगे। इसके पहले हम ये जानेंगे ये तीनों चारों होता क्या है, HRA, DA, CCA और PF, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि हम HRA निकालेंगे या फिर DA निकालते हैं या CCA या फिर PF, ये सारी चीज़ें किस पे निकलेंगी, बेसिक सैलरी पे निकलती हैं। हम बेसिक सैलरी पे क्या निकालेंगे, HRA निकालेंगे। बेसिक सैलरी पर ही DA निकलता है, बेसिक सैलरी पर ही CCA और बेसिक सैलरी पर ही PF निकलता है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको डिटेल्स में वर्ड्स पे यहाँ पे नोट्स दिखाती हूँ उसके बारे में। ओके,
पहला ऑप्शन क्या है, HRA। HRA का मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। HRA इज द अमाउंट गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय टू पे द हाउस रेंट। HRA एक ऐसा अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को देता है जिससे वो क्या कर सके, अपने हाउस रेंट को पे कर सके। इट हेल्प्स एम्प्लॉय हु लीव्स इन अ रेंटेड हाउस। अगर कोई एम्प्लॉय है जो रेंटेड हाउस में रहता है तो उसे क्या मिलता है, HRA मिलता है, जिससे अपने हाउस के रेंट को वो क्या कर सके, पे कर सके। सम पार्ट ऑफ HRA इज टैक्स फ्री इफ द एम्प्लॉय पे रेंट। कुछ HRA का जो कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, अगर एम्प्लॉय अपना खुद का रेंट भर सकता है। ओवरऑल HRA का मतलब यही होता है कि हाउस रेंट एम्प्लॉयंस, अगर कोई एक एम्प्लॉय है तो उसे क्या मिलता है, HRA मिलता है, जिससे वो अगर रेंटेड हाउस में रह रहा है तो अपने हाउस का रेंट वो भर सके, पे कर सके। एग्जाम्पल, इफ़ यू पे अ रेंट 5000 पर मंथ, HRA हेल्प्स टू कवर इट। अगर आप किसी रेंटेड रूम में रह रहे हो और आपका रेंट अगर 5000 पर मंथ है तो HRA के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं। HRA में हेल्प करता है कि वो 5000 हम पर मंथ क्या कर सके, पे कर सके। नेक्स्ट क्या है, DA, डियरनेस अलाउंस। DA इज गिवन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। DA किसी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है जिससे वो इन्फ्लेशन की जो इफेक्ट है उसको कम कर सके। मतलब जो महंगाई का दौर चल रहा है उसमें उनको हेल्प करता है कौन, DA। DA एक ये भी क्या है, अमाउंट है जो बेसिक सैलरी के साथ मिलता है किसको, एक एम्प्लॉय को, जिससे इन्फ्लेशन इट मीन्स महंगाई के टाइम में खुद को वो क्या कर सके, मेंटेन करके रख सके अपनी लिविंग को। इट इज़ मोस्टली गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। कह रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स जिनको पेंशन मिलती है उनको ये दिया जाता है डियरनेस अलाउंस। इट इंक्रीजेज व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेज। अगर मार्केट में या फिर हमारी कंट्री में अगर महंगाई बढ़ रही है, जो भी गुड्स है अगर उनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका DA भी क्या होता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। हेल्प मेंटेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। DA के हेल्प से क्या करता है कि किसी भी एक पार्टिकुलर सिटीजन कोई है तो उसकी जो लिविंग होती है, लिविंग जो उनके मतलब जिस तरह से वो रह रहे हैं उसमें क्या होता है, हेल्पफुल होता है। लाइक अगर किसी भी प्राइस का, किसी भी गुड्स का अगर मतलब प्राइस अगर महंगा हो रहा है, वो अगर उसके मतलब प्राइस इंक्रीज कर जा रहे हैं तो DA भी ज़्यादा मिल रहा है, जिससे उनकी लिविंग क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट क्या है, CCA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। CCA इज गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ बिग सिटीज। CCA उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं। बिग सिटीज़ हैव अ हायर एक्सपेंसेस, रेंट, ट्रैवल, फूड। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय आउट ऑफ इंडिया जाके या फिर किसी भी आउट ऑफ इंडिया जाके वो अगर काम कर रहा है अब कंपनी के लिए अपने, तो उसके जो रेंट रहेंगे, उसकी जो ट्रैवलिंग रहेगी, उसके जो फूड रहेंगे, नॉर्मल अपने कंट्री के कंपेरिजन में क्या रहता है, एक्सपेंसेस उसके क्या है, उसके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, CCA मिलता है। सो एक्स्ट्रा मनी इज़ गिवन एज अ कंपेंसेशन। तो वो कंपनी के लिए जाकर किसी आउट ऑफ इंडिया जाके अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी कंपेंसेशन के तौर पे उनको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, CCA कहते हैं। एम्प्लॉयज़ इन दिल्ली, मुंबई गेट CCA। अगर कोई एम्प्लॉयज़ उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली में जाकर, मुंबई में जाकर अगर काम कर रहा है तो उन्हें क्या मिलता है, CCA मिल रहा है। ठीक है। अगला क्या है, प्रोविडेंट फंड, PF। इसे क्या कहते हैं, PF इज अ रिटायरमेंट सेविंग। PF क्या है, एक रिटायरमेंट सेविंग है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है तो रिटायरमेंट होने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई है तो अपनी उसकी जॉब अगर फिर रिटायर्ड अगर जॉब से होता है तो उसे क्या मिलता है, PF मिलता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ सैलरी इज डिडक्टेड एवरी मंथ। उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब वो वर्किंग फेज में था, जब वो वर्क कर रहा था तो हर महीने उनकी जो बेसिक सैलरी थी उससे कुछ पार्ट जो था वो डिडक्ट हो रहा था। तो वही जो डिडक्ट पार्ट है वही उनको क्या मिलता है, एट द एंड जब वो रिटायर्ड होते हैं तो वो अमाउंट उनको एज अ PF मिलता है। एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। एम्प्लॉयर भी क्या करता है, उतना अमाउंट वो जितना PF वो स्मॉल अमाउंट जो बेसिक सैलरी से कट रहा है उतना अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी पास से भी ऐड करके टोटल अमाउंट उनको एम्प्लॉय को पे किया जाता है। यू गेट दिस मनी आफ्टर रिटायरमेंट और व्हेन यू लीव द जॉब। ये मनी आपको जब तब मिलता है, ये अमाउंट जब आप तो रिटायर्ड होते हैं या फिर जब अपनी जॉब को छोड़ते हैं तो PF मिलता है हमें। इज इट क्लियर? शॉर्ट डेफिनेशन में देखें तो HRA अलाउंस फॉर द हाउस रेंट, हाउस रेंट के लिए जो भी हमें पैसा मिल रहा है वो HRA हो गया। DA क्या हो गया, अलाउंस टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई के दौर में या फिर महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई के टाइम में अपनी लिविंग को मेंटेन करने के लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिर किसी भी एम्प्लॉय क्या मिलता है, DA मिलता है। CCA क्या होता है, एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर वर्किंग इन अ बिग सिटीज़। अगर कोई एम्प्लॉय बिग सिटीज़ में जाके काम कर रहा है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं वर्किंग के लिए, कुछ पैसे उसको दिए जाते हैं कि वो अलग सिटी में जाके काम कर रहा है कि उसके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए उन्हें CCA दिया जाता है।
पीएफ क्या होता है? रिटायरमेंट सेविंग डिडक्टेड फ्रॉम अ सैलरी। सैलरी से, बेसिक सैलरी से जब हम वर्किंग फेज में होते हैं तो बेसिक सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है जो रिटायरमेंट के बाद हमें मिलता है। पीएफ एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेविंग रहती है हमारी वर्किंग फेज में, जो हमें रिटायरमेंट है फिर हम जब भी जॉब को लीव करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमें पीएफ मिलता है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं अपने फाइल पे। अब यहाँ पे हमने नेम लिख दिया है, पोस्ट लिख दिया, बेसिक सैलरी हो गया। अब हम यहाँ पे एचआरए निकालेंगे। एचआरए किस पे निकलेगा? बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है। मैंने मान लिया कि मैं किसी कंपनी का डेटा बना रही हूँ और वहाँ पे एचआरए बेसिक सैलरी पे 45% मिल रहा है। डीए एक मैंने डेटा लिया है कि नॉर्मल एक कैजुअल डेटा है ये, कि 30% मैंने रखा है। सीसीए 25, पीएफ 5%। ये कंपनी टू कंपनी जो एचआरए का जो मैंने परसेंट रखा है ये वेरी भी कर सकता है। इट डजेंट मीन कि मैंने अगर 45, 30, 25, 5 लिखा है तो ये हर जगह यही फॉलो होता होगा। ओके, एचआरए क्या है? बेसिक सैलरी का 45%। एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाते हैं। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी लिए मल्टीप्लाई 45%। 45% किए, एंटर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डीए निकालते हैं। डीए पे क्लिक किए, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी लेंगे मल्टीप्लाई 30%। अब हम सीसीए निकालेंगे, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 25%। हम पीएफ निकालते हैं, प्रोविडेंट फंड, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5%, एंटर। टोटल अलाउंस निकालना है, तो टोटल अलाउंस में क्या क्या मिला है? एचआरए मिला है, डीए मिला है और सीसीए मिला है। पीएफ तो हमारा क्या हो रहा है? पीएफ तो हमारा कट होता है ना हमारे सेविंग में से। हमें जो भी सैलरी मिलती है वो हमें क्या कहते हैं, वो डिडक्ट होता है हमारे बेसिक सैलरी में से। ये जो पीएफ तो डिडक्ट होता है, ये एज अ अलाउंस तुमको मिल नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा? एचआरए प्लस डीए प्लस सीसीए, इन तीनों को ऐड करते हैं, वो हमारा क्या आता है? टोटल अलाउंस। एंटर कर दिए, ठीक है। एक्सेल में डेट ऑफ ज्वाइन लिखना है। कोई एम्प्लॉय अगर हमारे यहाँ वर्क कर रहा है, उनका हम डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता करना हो कि वो किस डेट को यहाँ पे ज्वाइन किए थे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज इक्वल टू डेट। ये एक्सेल में डेट लिखने का तरीका होता है। इज इक्वल टू डेट, ईयर किस ईयर में वो ज्वाइन किए थे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2001 में निकिता ने एज अ टीचर हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, ठीक है। कॉमा, मंथ में हम लिखते हैं 01 और डेट में लिखती हूँ 20, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 20 डेट को और जनवरी में 2001 में निकिता ने एज अ टीचर हमारे कंपनी में ज्वाइन किया था। हमें निकालना है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ईयर, टैप करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं टुडे। टुडे एक क्या है? एक्सेल फंक्शन है, ठीक है। टुडे और ब्रैकेट ऑन किए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। इट मीन्स ये क्या कर रहा है? ये आज के डेट को उठा रहा है, ठीक है। ये आज के डेट को उठा रहा है बिकॉज टुडे एक एक्सेल फंक्शन है। ये टुडे ब्रैकेट ऑन जो रेड कलर में है वो एक एक्सेल फंक्शन है, और वो टुडे जो फंक्शन है वो आज के डेट को बताता है, प्रेजेंट टाइम के डेट को। ये ईयर का हम ब्रैकेट क्लोज किए, कॉमा, सॉरी माइनस, फिर हम ईयर लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और क्या लिखेंगे? डेट ऑफ ज्वाइन। डेट ऑफ ज्वाइन लिए, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हमें ध्यान से समझना होगा। इज इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट ऑन, टुडे यूज़ किए, उसका ब्रैकेट ऑन किए, ऑफ किए। इट मीन्स ये क्या कर रहा है? आज के डेट को उठा रहा है। आज के डेट में से जिस दिन हमने एज अ टीचर निकिता ने ज्वाइन किया था, अगर हम आज के डेट से उस डेट को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ईयर का उसको एक्सपीरियंस है एज अ टीचर का, ठीक है। एंटर किए, ये क्या आ गया? एक्सपीरियंस आ गया। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि डेट में ही लिखा है एक्सपीरियंस। मैं इस पर क्लिक की, यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस पे आई, क्लिक की, जो एज अ निकिता का जो एक्सपीरियंस आया है, और यहाँ पे हम जाएंगे नंबर टैब में, यहाँ पे डेट की बजाय मैं कर दूंगी जनरल, ठीक है। तो निकिता को 25 ईयर का क्या हुआ? एक्सपीरियंस है एज अ टीचर। अब हम ग्रेड निकालेंगे। जिस तरह से एक्सपीरियंस बेस था किस पे? डेट ऑफ ज्वाइन पे, वैसे ही ग्रेड किस पे बेस है? एक्सपीरियंस पे। ग्रेड एक्सपीरियंस पर ही निकलेगा। अगर एक्सपीरियंस क्या होगा, यहाँ पे हम कंडीशन रखेंगे अपने अकॉर्डिंग। मैं कंडीशन रखती हूँ कि अगर ग्रेड क्या हो, ग्रेड हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर एक्सपीरियंस 20 ईयर से ज़्यादा होगा तो हम ग्रेड ए रखेंगे, 15 ईयर से ज़्यादा होगा तो ग्रेड बी रखेंगे, 10 ईयर से अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो ग्रेड सी, बाकी फिर अगर 10 से कम हुआ तो ग्रेड डी रखेंगे। अब इस तरह मैं एक कंडीशन इस पर रखती कैसे हूँ फॉर्मूला बेस पे, वो देखना और फोकस करना ज़रूरी है। इज इक्वल टू इफ़ किए, टैब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस लेंगे, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 20, कॉमा, डबल कोट में हम क्या लिखेंगे? ग्रेड ए।
कॉमा क्लोज, डबल कोट क्लोज, फिर नीचे हम कॉमा करेंगे, फिर से हम लिखते हैं इफ़, ब्रैकेट ऑन, एक्सपीरियंस लिए, इस बार कंडीशन देंगे ग्रेटर दैन 15। अगर 15 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, डबल कोट में हम लिखते हैं ग्रेड बी। ओके, फिर कॉमा करेंगे और फिर यहाँ हम लिखते हैं इफ़, ब्रैकेट ऑन किए, एक्सपीरियंस लेंगे और यहाँ हम कंडीशन देते हैं ग्रेटर दैन 10, कॉमा किए, डबल कोट में हम क्या लिखेंगे, ग्रेड सी, डबल कोट क्लोज किए। फिर हम डबल कोट क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं ग्रेड डी के लिए एक और क्राइटेरिया, एक और कंडीशन में सेट कर सकती हूँ कि इज इक्वल टू इफ़ और एक्सपीरियंस लेंगे, अगर लेस देन 10 हुआ तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या होगा, ग्रेड डी करना है। बट मैं यहाँ पे ग्रेड डी के लिए कंडीशन ना लिखने के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ डबल कोट में ग्रेड डी। इससे ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 ईयर से ज़्यादा हुआ तो ग्रेड सी उठा लेगा, लेकिन अब जहाँ 10 से अगर कम होगा एक्सपीरियंस तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ग्रेड डी उठा लेगा। अब मुझे आप ये फोकस करना है कि मैंने कितने टाइम्स ब्रैकेट ऑन किया है, तो 1 2 3 3 टाइम्स मैंने बीच में ब्रैकेट ऑन किया है और कहीं भी क्लोज नहीं किया है। तो लास्ट में शिफ्ट 0 प्रेस करके हम 3 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर किए। एक्सपीरियंस क्या था, 20 ईयर से ज़्यादा था तो ग्रेड ए आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, बोनस निकालेंगे। ग्रेड एक्सपीरियंस पे डिपेंड किया, बोनस किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड पे। बोनस एक अमाउंट आएगा, ठीक है। बोनस कैसे हम निकालेंगे, मैं यहाँ पे कंडीशंस अब दूंगी, वो भी बोनस के लिए कंडीशंस कुछ इस तरह से रहेंगी। अगर ग्रेड हमारा क्या होगा, ग्रेड ए रहेगा, तो बोनस मैं लिखती हूँ कि बेसिक सैलरी का 20% दे रही हूँ। अगर ग्रेड बी रहा तो बोनस क्या रहेगा, बेसिक सैलरी का 15%। ग्रेड सी रहा तो बेसिक सैलरी का 10% और ग्रेड डी रहा तो मैं लिखूंगी नो बोनस। कंडीशन में कैसे, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे क्राइटेरिया हम अपने अकॉर्डिंग, कंडीशंस अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। मैं इज इक्वल टू इफ़ की, ब्रैकेट ऑन, यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रेड, ग्रेड इज इक्वल टू, डबल कोट में हम क्या लिखेंगे, ग्रेड ए। अगर ग्रेड ए रहेगा तो क्या होगा, कॉमा, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, जो भी बोनस मिलेगा हमें बेसिक सैलरी पर ही मिलेगा, तो बेसिक सैलरी का कितना रहेगा, 20%, कॉमा, फिर से इफ़ करेंगे, ब्रैकेट ऑन और यहाँ पे हम क्या लेंगे, ग्रेड, ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा, डबल कोट में ग्रेड बी। अब अगर ग्रेड बी रहेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, ग्रेड बी रहा तो कॉमा, ग्रेड बी रहेगा तो कॉमा, बेसिक सैलरी हम लेंगे यहाँ से, बेसिक सैलरी कितना परसेंट, 15%, कॉमा, फिर करते हैं इफ़, ब्रैकेट ऑन, फिर से हम क्या लेंगे, यहाँ पे ग्रेड लेंगे, ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ग्रेड सी, ग्रेड सी किए, फिर से हम करते हैं कॉमा। अगर ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड सी रहेगा तो बेसिक सैलरी कितना परसेंट रहेगा इस बार, 10%। ये मैं अपने अकॉर्डिंग कंडीशन दे रही हूँ, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप कर सकते हो ग्रेड ए रहा तो 10% देंगे, ग्रेड बी रहा तो 5% देंगे, ग्रेड सी रहा तो 2% देंगे और ग्रेड डी रहेगा तो नो बोनस। अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। ये मैंने एक क्राइटेरिया फॉलो किया है, कंडीशन यहाँ पे लगाया है, जिससे हम ये आपको बता सके कि बोनस अगर हमें निकालना है तो एक्सेल में फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा। ठीक है, तो ग्रेड सी रहा तो ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड सी, तो बेसिक सैलरी का 10%। फिर से कॉमा करेंगे, इफ़ करते हैं, ब्रैकेट ऑन और यहाँ पे ग्रेड लिए, ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट वन, ग्रेड डी। अगर ग्रेड डी रहेगा तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगी नो बोनस। ठीक है, ठीक है, बीच में ब्रैकेट कितनी टाइम्स ऑन हुआ है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स ब्रैकेट ऑन हुआ है और कहीं भी बीच में ब्रैकेट क्लोज नहीं किया गया है। तो लास्ट में हम सिर्फ 0 प्रेस करके 4 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। बोनस कितना आ गया, 10,000। ठीक है, अब हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी का मतलब ये होता है कि हमें जो सैलरी मिल रही है बिना डिडक्ट किए, बिना डिडक्ट किए हमें जितनी सैलरी मिल रही है वही क्या हो गई, ग्रॉस सैलरी। लाइक पीएफ हमारा डिडक्ट होता है, ठीक है, तो हर एक चीज़ बिना डिडक्ट किए हमें जो टोटल सैलरी मिल रही है वो क्या हो जाता है, ग्रॉस सैलरी। इज इक्वल टू, हमें बेसिक सैलरी तो मिल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक सैलरी हमारी मिलेगी ही, साथ साथ में क्या मिल रहा है, HRA DA CCA, ये तीनों खर्चा भी हमें क्या मिलता है। अब हाउस रेंट के लिए हमें कुछ अमाउंट मिल रहा है, सेकंड वन DA मिल रहा है हमको, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई के लिए, CCA सिटी के लिए भी हमें क्या मिल रहा है, कुछ अमाउंट हमें कंपनी के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या निकाले हैं, टोटल अलाउंस हम वही निकाले थे ना, HRA DA CCA ऐड करके, तो हम क्या किए, टोटल अलाउंस ले लिए।
ग्रॉस सैलरी में बिना डिडक्शन की कुछ भी हमें ये भी तो मिल रहा है, बेसिक सैलरी मिल रही है 50,000 प्लस ये टोटल अलाउंस। इसमें क्या है टोटल अलाउंस में, HRA है, DA है और CCA है, ये अमाउंट भी हमको मिल रहा है। तो टोटल अलाउंस भी ऐड हो गया ग्रॉस सैलरी में। सेकेंड वन, और हमें क्या मिल रहा है कंपनी के थ्रू कि थर्ड वन मिल रहा है हमको बोनस, बोनस भी मिल रहा है, टोटल अलाउंस भी मिल रहा है और HRA भी मिल रहा है, और सॉरी बेसिक सैलरी भी मिल रहा है। अब डोंट मेक अ क्वेश्चन कि टोटल HRA DA CCA कहाँ गया। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो टोटल अलाउंस में हमने HRA DA और CCA ही ऐड किया था, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी में हमको तीन चीज़ मिल रही है, बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस और बोनस। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब ये होता है कि बिना डिडक्ट, कुछ भी अमाउंट बिना डिडक्ट किए हमें टोटल सैलरी जितनी मिल रही है वही क्या हो गया ग्रॉस सैलरी, ठीक है। लास्ट हम आते हैं नेट सैलरी पे। नेट सैलरी का मतलब होता है कि हमारी जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट कर कितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही क्या हो गया नेट सैलरी। लाइक टोटल सैलरी में कितना मिल रहा है, ये ग्रॉस सैलरी में कितना अमाउंट है 1,10,000। 1,10,000 मुझे अमाउंट मिल रहा है, लेकिन इसमें से 5% PF भी तो हमारा कट हो रहा था, तो जो अमाउंट डिडक्ट हो जा रहा है, ठीक है, आखिर वो PF सेविंग के लिए ही जा रहा है, हमारे ही अमाउंट वो सेव हो रहा है, जो रिटायरमेंट के बाद फिर जॉब हम जब छोड़ते हैं हमको मिलता है, लेकिन उस टाइम के लिए वर्किंग फेज में वो सैलरी कट तो हो रही है। तो नेट सैलरी हम क्या करते हैं इज इक्वल टू जो ग्रॉस सैलरी है, जो टोटल सैलरी हमको मिलती है, मिलनी तो इतनी चाहिए, लेकिन PF हमारा क्या होता है कट हो जाता है। तो PF कट होने के बाद जितनी सैलरी हमको मिल रही है वही क्या होता है नेट सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी में से हम PF माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा नेट सैलरी। तो टोटल सैलरी PF कट होने में कितनी मिल रही है 1,75,500। ओके, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ तो डेटा मेरा पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। CCA है, ये भी हम पूरा ड्रैग कर देंगे, तो मैंने जितने नाम लिए थे अंकिता, अमीशा, सोनाली, सबके डेटा क्या हो जाएंगे यहाँ पे फिल हो जाएंगे। सारा डेटा ड्रैग करने पे फिल हो रहा है। फिर ड्रैग करने से क्या हो रहा है, ये सब में हर एक सेल में फॉर्मूलाज उठा रहा है। डेट को हम ड्रैग नहीं कर सकते हैं, ओके। मुझे यहाँ पे डेट कुछ ना कुछ सबका लिखना पड़ेगा। डेट हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि इसने 2002 में ज्वाइन किया था, कॉमा सेकेंड मंथ और सेकेंड, दोनों मैं सेकेंड कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका भी डेट मुझे लिखना होगा, डेट को हम ड्रैग नहीं कर सकते हैं। डेट ईयर लिखना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे 2003 लिखते हैं, कॉमा मंथ लिखना है तो 0304, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ फिर से इज इक्वल टू डेट ब्रैकेट ऑन, यहाँ पे लिखती हूँ 2019, कॉमा 2029 नहीं 2019, ओके, कॉमा मंथ लिखना है 0101 ब्रैकेट ऑन एंटर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू डेट ब्रैकेट ऑन 2012, कॉमा मंथ लिखना है 08,01, ठीक, ये हो गया। अब हम एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन हम डेट को ड्रैग नहीं कर सकते। डेट ऑफ ज्वाइन इसको ड्रैग किए, ये आ गया, ठीक है। अब हम ग्रेड को भी ड्रैग कर सकते हैं, ये फॉर्मूला के साथ ड्रैग होता है सारा। ये वैल्यू ग्रॉस सैलरी में नहीं उठा रही है, इसको अभी हम देख लेते हैं क्यों। अगर किसी भी एम्प्लॉय का अगर ग्रेड D आता है तो ऑब्वियसली वो बोनस में क्या उठाएगा नो बोनस। तो ग्रॉस सैलरी में जब भी किसी का ग्रेड D होता है और बोनस में नो बोनस होता है, ग्रॉस सैलरी में दो केसेस बन सकते हैं। अगर बोनस है, अगर किसी एम्प्लॉय को बोनस भी मिल रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस प्लस बोनस, ठीक है। लेकिन किसी एम्प्लॉय को लाइक इन दिस किसका नेम था ये अमीशा का, इसमें इसको क्या हुआ है बेसिक सैलरी है, टोटल अलाउंस है, लेकिन बोनस नहीं मिल रहा है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलेगा तो हम बस बेसिक सैलरी और टोटल अलाउंस ही ऐड करेंगे, ठीक है। इसको एंटर किए, अब ये आ गया, ठीक है।
अब नेट सैलरी हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो बस ग्रॉस सैलरी में ये दो फॉर्मूला आ रहा है। अगर बोनस रहेगा तो बेसिक सैलरी, टोटल अलाउंस और बोनस तीनों ऐड करेंगे। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिल रहा है तो बेसिक सैलरी और टोटल अलाउंस ही बस केवल ऐड करेंगे ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। ठीक, कलर चेंज करते हैं इसका। इसको मैंने बोल्ड किया, ठीक है, और इसकी स्टाइल भी चेंज करती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। और यहाँ से इसका कलर, सॉरी, इसका कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द एम्प्लॉय रिकॉर्ड। एम्प्लॉय रिकॉर्ड इज completed. ओके, आप ये देख सकते हैं, नेम था, पोस्ट, देन बेसिक सैलरी, फिर HRA, DA, CCA, PF, टोटल अलाउंस, डेट ऑफ ज्वाइन, एक्सपीरियंस, ग्रेड, बोनस, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। सबके फॉर्मूले भी मैंने लिख चुके हैं। सो थैंक यू एवरीवन।